हेलो इन्वेस्टर। दुनिया के सबसे बड़े निवेशकों में से एक रे डैलियो का कहना है, एवोल्यूशन इज द सिंगल ग्रेटेस्ट थिंग इन द यूनिवर्स। यानी अगर हम इसे इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से देखें तो बदलाव को जो सबसे पहले पहचान लेता है कल उसी का होता है। आज इंडिया में भी यही बदलाव हो रहा है। अगर आप इंडिया के आयुर्वेदा और वेलनेस का मार्केट साइज देखते हैं तो दिमाग ही हिल जाता है। ये मार्केट साइज लगभग 4 लाख करोड़ रुपए का है 2025 में, और 15% के CAGR के साथ बढ़ के 2030 तक लगभग डबल होकर 8 लाख करोड़ होने वाला है। अब इसी 8 लाख करोड़ के मार्केट साइज में एक कंपनी है KRM आयुर्वेदा, जो अपना IPO लेके आ रही है। बाजार से मांग रही है 287 करोड़ रुपए का वैल्यूएशन। अब सवाल ये है कि इस गिरते हुए मार्केट में ये हमारे लिए मल्टीबैगर का सा काम करेगी या फिर हमारा पैसा कहीं फंस सकता है। चलिए इस IPO का पूरा DNA टेस्ट करते हैं और पता लगाते हैं इसकी सही वैल्यूएशन को। The Fenrizen Invest Small. तो चलिए इन्वेस्टर शुरू करते हैं शुरुआत से। सबसे पहले हम एक नज़र कंपनी के IPO डिटेल्स पे डालते हैं। तो कंपनी का IPO 21 जनवरी को आ रहा है, जनवरी 23 को क्लोज होगा। लिस्टिंग डेट इसकी जनवरी 29 को होने वाली है। इशू प्राइस बैंड जो इन्होंने रखा है 128 से 135 का पर शेयर का रखा है। लॉट साइज रखा है 1000 शेयर का और टोटल इशू साइज है 77.49 करोड़। लिस्टिंग इसकी NSE के SME सेगमेंट में हो रही है। अगर हम बात करें मिनिमम इन्वेस्टमेंट को रिटेल की तो 2,70,000 रुपया पड़ने वाला है। वहीं HNI सेगमेंट में ये पड़ने वाला है 4,05,000 रुपये। चलिए एक नज़र डालते हैं कि यूज कहाँ कर रहे हैं। तो कंपनी सबसे पहले यूज कर रही है कैपिटल एक्सपेंडिचर में, वहाँ 13.67 करोड़ रुपया डाल रही है प्लांट एंड मशीनरी खरीदने में। उसके बाद कंपनी वर्किंग कैपिटल में डाल रही है 22.90 करोड़ रुपया। परचेस कर रही है एक CRM सॉफ्टवेयर का 1.49 करोड़ रुपया डाल रही है। ह्यूमन रिसोर्स में यानी मैन पावर को हायरिंग में यूज करने वाली है 5.44 करोड़ रुपया। उसके बाद कंपनी रीपेमेंट ऑफ लोन भी कर रही है 12.5 करोड़ रुपए का। बाकी बचे हुए पैसे ये जनरल कॉर्पोरेट पर्पज में यूज करने वाले हैं। चलिए एक नज़र डालते हैं कि कंपनी कहाँ बनी थी और कब की फाउंडेड है। तो कंपनी 2019 में बनी थी KRM आयुर्वेदा प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। हेडक्वार्टर इनका दिल्ली इंडिया में है। मिस्टर पुनीत धवन और मिसेस तानिया धवन इसके प्रमोटर है। पुनीत धवन एक वेल नोन आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर है और डीप एक्सपर्टाइज इनका पहले भी रहा है ट्रीटिंग किडनी डिसऑर्डर को नेचुरली। कंपनी करती क्या है, तो कंपनी हेल्थ केयर सर्विसेज देती है। इनके 6 हॉस्पिटल है, 5 क्लिनिक है, प्लस ग्लोबल टेलीमेडिसिन देते हैं यानी फ़ोन पे कंसल्टेशन देते हैं। प्रोडक्ट्स है इनके पास 300 प्लस GMP सर्टिफाइड हर्बल प्रोडक्ट्स हैं। उस ये ब्रांड नेम का यूज करते हैं उसमें आयु कर्मा के नाम से। उसमें कैप्सूल ऑयल और ग्रेनुल्स बेचते हैं। प्रोडक्ट का यूसेज कहाँ करते हैं, तो ये थेरेपेटिक और वेलनेस में करते हैं। प्राइमरी यूज करते हैं ट्रीटिंग क्रोनिक डिजीज को लाइक किडनी फेलियर, लिवर सिरोसिस, डायबिटीज, अर्थराइटिस और पाइल्स को। इंक्लूड करते हैं जनरल वेलनेस में भी, इम्यूनिटी और जैसे हेयर और स्किन केयर में भी। कंपनी की USP क्या है, तो कंपनी का नीच एक्सपर्टीज है, स्ट्रॉन्ग ब्रांड रिकॉल है, नॉन डायलिसिस किडनी ट्रीटमेंट में, इंटीग्रेटेड मॉडल है, कंबाइन करते हैं फिजिकल हॉस्पिटल का और स्केलेबल टेलीमेडिसिन का। ग्लोबल रीच है इनका, सिग्निफिकेंट पेशेंट है इनके बेस आउटसाइड ऑफ इंडिया में, ऑनलाइन कंसल्टेशन उनको देते हैं। चलिए एक नज़र डालते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के ऊपर। अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो रेवेन्यू जो इनका 2023 में हुआ था वो 89 करोड़ के अराउंड में हुआ था। 2024 में 67 यानी गिरा था। उसके बाद 2025 में 76 करोड़ हुआ है। अगर EBITDA की बात करें तो वो 11 करोड़ था, फिर घट के 7.5 करोड़ के अराउंड में हुआ और इस साल इन्होंने अच्छा किया है, 19.11 करोड़ किया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 7.60 करोड़ था 2023 में, वो 2024 में घट के 3.41 करोड़ हुआ, फिर इस साल बढ़ के 12.10 करोड़ हुआ है। नेटवर्थ में बात करें तो नेटवर्थ कॉन्टिन्यूस इंक्रीज में हुआ है। टोटल बोरोइंग भी इस हिसाब से बढ़ा है। अगर हम एक नज़र डालें कि कंपनी के पिछले साल से इस साल की तुलना करें तो उस हिसाब से देखते हैं तो सेल्स में ग्रोथ 13.88% हुआ है। प्रॉफिट में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुआ है, 254% के अराउंड में हुआ है। डेट इक्विटी बहुत हाई है, 1.31% है। ROE भी बहुत शानदार है, 67.86% है। अगर इस 6 महीने की बात करें तो इस साल 6 महीने में जो इन्होंने किया है 48.65 करोड़ किया है। EBITDA का की बात करें तो 12.83 किया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 8.14 करोड़ किया है। नेटवर्थ भी उसी हिसाब से बढ़ा है। टोटल बोरिंग हल्का सा कम हुआ है, 25.07 करोड़ हुआ है। अगर हम बात करें कि 6 महीने में अगर 48 करोड़ किया है तो इस हिसाब से कहीं ना कहीं 100 करोड़ की ये राह पे दिख रहे हैं। वहीं अगर हम देखें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो ये शानदार तरीके से 8 करोड़ हुआ है, तो 16 करोड़ के अराउंड में तो होना चाहिए इसी रफ्तार से अगर ये बढ़ते हैं तो। अगर हम बात करें कि पोस्ट IPO क्या होगा ROE, तो 67% से ये गिर के करीबन 12% के अराउंड हो रहा है, क्योंकि इक्विटी का इन्फ्यूजन हो रहा है। अगर बात करें डेट इक्विटी रेशियो की तो पोस्ट IPO और 12.5 करोड़ की पेमेंट के बाद इनका जो डेट इक्विटी रेशियो हो रहा है वो 0.18 हो रहा है। अगर हम वही बात करें कि पैट की जो कि 8.14 करोड़ है, अगर उसको हम एनालाइज करते हैं तो उस हिसाब से इनका ROE जो आ रहा है वो 14.33% हो रहा है। डेट इक्विटी 25 करोड़ के ऊपर अगर देखें तो डेट इक्विटी 0.11 करोड़ हो रहा है।
अब चलिए एक नज़र डालते हैं कि 13.88% का जब इनका सेल्स में ग्रोथ हुआ तो प्रॉफिट में 254% का ग्रोथ कैसे हुआ। उसको हमने आरएचपी को फर्दर टटोला तो हमें कुछ रीजंस पता चले। तो सबसे पहले जो इन्होंने एडवर्टीजमेंट स्पेंड था वो कम किया है। एडवर्टीजमेंट स्पेंड इनका करीबन 19-20 करोड़ के अराउंड में था, वो इस साल घट करके 15 करोड़ के अराउंड में किया। हाई मार्जिन सर्विसेज में इन्होंने बढ़ाया तो उसका रेवेन्यू में जो कंट्रीब्यूशन आया वो 319% से बढ़ा। रिडक्शन हुआ इनके टोटल एक्सपेंस में 3.55% के अराउंड में, और एम्प्लॉय बेनिफिट में भी इन्होंने अपना एक्सपेंस कम किया, वो इन्होंने 4% से गिराया। हमने फर्दर इनका आरएचपी को टटोला तो हमें कुछ फाइनेंशियल ऑब्जर्वेशन आए, मुझे लगता है कि ये आपको जरूर जानने चाहिए। इनका जो प्रॉफिट था वो 12 करोड़ के अराउंड में है 2025 में। अब नेगेटिव उसमें से जो अगर हमने कैश फ्लो की बात करें तो नेगेटिव कैश फ्लो है 2.86 के लाख के अराउंड में। इनके वहीं पे इनके ट्रेड रिसीवेबल की बात करें, जो इनके देनदार हैं वो 5.5 करोड़ के अराउंड में था 24 में, वो बढ़ करके 25 में 12 करोड़ के अराउंड में हुआ है, और सितंबर महीने में तो ये बढ़ के 24 करोड़ हो गया, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट होता है। वहीं अगर बात करें इन्वेंट्री लेवल की तो इन्वेंट्री लेवल इनका जो था 1.45 करोड़ था 2024 में, वो 25 में बढ़ के 7.70 करोड़ हुआ है, 431%। ये थोड़ा सा रेड फ्लैग नज़र आ रहा है, बाकी कंपनी ठीक ही नज़र आ रही है अभी तक। चलिए एक नज़र डालते हैं पी एनालिसिस पे, फिर फर्दर पिक्चर और क्लियर होगी। तो सबसे पहले हम केआरएम आयुर्वेदिक के रेवेन्यू पे डालते हैं, तो 77 करोड़ में ये लगभग सबसे छोटा है। अगर राजेश वेलनेस को हम हटा दें तो उसके बाद सबसे छोटा यही नज़र आ रहा है। वहीं पे जीना सीखो का जो है मार्केट लीडर है वो 478 करोड़ का विशाल है। वहीं पे अगर बात करें विद्या सेन की तो वो 98 करोड़ है। आयुष वेलनेस का 110 करोड़ है। ओपीएम की बात करें तो 25% है इसका, जो कि काफ़ी अच्छा है। जीना सीखो मार्केट लीडर होने के कारण इसका सबसे हाईएस्ट आ रहा है 44% के अराउंड में। वहीं पे वैद्य सेना की बात करें तो उसका 17%, और आयुष वेलनेस 3% के साथ सबसे कम है लिस्ट में। आर जो हमने देख रहे हैं वो पोस्ट आईपीओ 14.33% आ रहा है, वो ठीक है। अगर जीना सीको की बात करें 33% है, वेदो सेना की बात करें 3.5%, आयुष वेलनेस की बात करें तो 40% के आर में आ रहा है। पी रेशियो ये जो मांग रही है मार्केट से वो 23.73 का मांग रही है। जीना सीको की आप देखेंगे तो 98 का आ रहा है, वेद्य सेना का आ रहा है 36, और आयुष वेलनेस का आ रहा है 48 के अराउंड में। अब जीना सीको का ना 98 का पी इसलिए मिल रहा है क्योंकि उसका स्केल बहुत बड़ा है, 478 करोड़ का सेल है और मार्जिन 44% है। ये बहुत अभूतपूर्व कंपनी है, केआरएम उस लीग में अभी नहीं है। वहीं पे वैद्य सेना का बात करें तो आरओई केवल 3.56% है, फिर भी वो 36 पे ट्रेड कर रहा है। ये एक एनोमली हो सकता है, शायद कम कमाई के कारण पी अधिक दिख रहा है। केआरएम की बात करें तो केआरएम का ओपीएम 24% है, बहुत मजबूत है। वहीं पे वैद्य सेना आयुष वेलनेस तो बेहतर ही है, लेकिन इसका एक जगह कमी आ रहा है कि रेवेन्यू इसका 77 करोड़ है, वो छोटा है। अब कुछ रेड फ्लैग हमें मिल रहे थे। आरओई जैसे डायल्यूशन हो रहा था तो चलिए मान लेते हैं, इमेज में आरओई 67% दिख रहा है हमें, लेकिन हमने जैसा कैलकुलेशन निकाला उस हिसाब से जो आरओई निकल के आ रहा है वो 14.33% के अराउंड हो रहा है। एक निवेशक के रूप में भविष्य के लिए 14% के आरओई पे भुगतान हम करें, न कि पुराने 67% के लिए। 14% का आरओई एक औसत रिटर्न है, इसके लिए प्रीमियम वैल्यूएशन नहीं दिया जा सकता। वहीं पे प्रॉफिट वर्सेस कैश फ्लो का डिस्कनेक्ट आ रहा है, जैसा हमने देखा कि 12.1 करोड़ के मुनाफे तो इन्होंने दिखाए हैं, लेकिन कैश फ्लो अभी भी नेगेटिव में है। छोटा है लेकिन है तो नेगेटिव में, 2.86 लाख का है। अब कैश इज किंग है, अगर मुनाफा बैंक में नहीं आ रहा है तो फिर वो क्वेश्चनेबल होता है कि कहीं डेट में फंसा तो नहीं है, और वही हो भी रहा है इस कंपनी के साथ। ट्रेड रिसीवेबल की बात करें तो 5.4 करोड़ से बढ़ के ये 24 करोड़ हो जाएगा सितंबर में। इसका मतलब है कि कंपनी अपने सेल को कैश में ही नहीं बदल पा रही है। चैनल स्टफिंग यानी बिक्री को जबरदस्ती बढ़ाने का कहीं संकेत आ रहा है। इन्वेंट्री का ढेर आ रहा है, इन्वेंट्री 1.45 करोड़ है, 7.7 करोड़ से ये बढ़ रहा है, 431% हो जा रहा है। ये संकेत दे रहा है कि शायद डिमांड उतनी नहीं है जितनी दिखाई जा रही है, या फिर प्रोडक्ट बिक नहीं रहे हैं। अब इसमें ना इन्होंने आरएचपी में लिखा है कि इनके मैक्सिमम जो क्लाइंट आ रहे हैं इनके हॉस्पिटल्स में वो आ रहे हैं गवर्नमेंट फैसिलिटी वाले, CGHS स्कीम बोलते हैं उनको, तो उसमें गवर्नमेंट से पेमेंट में देरी आती है, ये उन्होंने जस्टिफिकेशन दिया है उसका। अगर हम इसका फियर पी रेंज की बात करें तो बेस लाइन जीना सीको का मानते हैं 98 का है, केरम को कभी इतना नहीं मिलेगा क्योंकि इसके लीडर जैसी इफिशिएंसी और कैश फ्लो है नहीं। वहीं आयुष वेलनेस का बात करें तो 48 के पी पे अराउंड में है, वैद्य सेना का 36 पी है, औसत दर्जे का पी है। अब डिस्काउंट फैक्टर की बात करते हैं। केरम में गंभीर थोड़े से कॉर्पोरेट गवर्नेंस हमें रिस्क वगैरह मिले, जैसे नेगेटिव कैश फ्लो, रिसीवेबल सर्च का, इसके हिसाब से पीएस के मुकाबले हमें इसको डिस्काउंट देना पड़ेगा।
तो पी डिस्काउंट के हिसाब से अगर हम देखें तो वैद्य सेना का जो 36 का पी है सबसे नजदीक है, लेकिन केआरएम का पोस्ट आईपीओ आरओई जो है 14% है, वो उससे बेहतर है। आमतौर पर केआरएम को 35 से 40 का पी मिलना चाहिए। वहीं पे रिस्क पेनल्टी की बात करें तो केआरएम के मुनाफे की जो गुणवत्ता है यानी क्वालिटी ऑफ अर्निंग है वो बहुत खराब है। जब रिसीवेबल और इन्वेंट्री मुनाफे से ज़्यादा बढ़ते हैं ना तो वैल्यूएशन में 30-40% का फॉरेंसिक डिस्काउंट तो हमें लगाना ही चाहिए। तो उससे पहले एक नजर डालते हैं वैल्यूएशन मैट्रिक्स क्या कह रहे हैं। तो वैल्यूएशन मैट्रिक्स अगर हम देखें ना तो प्री आईपीओ ईपीएस का 8.06 आ रहा है, वहीं पोस्ट आईपीओ ईपीएस थोड़ा सा डाइल्यूट होकर 5.69 में हो रहा है। तो फिर थ्योरेटिकल पी क्या होना चाहिए इसका, तो अगर उस हिसाब से देखें तो 20 से 25 के सेक्टर एवरेज के अराउंड तो इसका होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, तो हमने बेस माना था 35 का, इसमें से डिस्काउंट किया हमने 12 से 15 के अराउंड में, क्योंकि कैश फ्लो और रिसीवेबल में इश्यू है, तो उस हिसाब से 20 से 25 का इसको पी तो मिलना चाहिए। अब अगर देखते हैं कि उस हिसाब से इसकी प्राइस क्या होनी चाहिए, तो प्राइस तो फेयर वैल्यू जो एस्टिमेट हमारा निकल के आ रहा है 113 से 143 के अराउंड में आ रहा है। अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि आईपीओ का जो पी मांगा जा रहा है वो 23.73, तो अब क्वेश्चन आ रहा है क्या ये सस्ता है। अगर हम इसके कंपटीटर का देखें ना तो 98, 48, 36 यही आ रहा है दिखने में, और दिखने में ये सस्ता लग भी रहा है कि हाँ अपने कंपटीटर से सस्ता है। वहीं पे अगर हम क्या ये वैल्यू है, तो हमने जो कैलकुलेशन किया उस हिसाब से तो 20-25 के फेयर के पी में आ रहा है, जो कि फुल्ली प्राइस्ड है या फिर थोड़ा सा महंगा नजर आ रहा है। क्या करना चाहिए, तो बाजार शायद इसे जीने सुख से तुलना करे और लिस्टिंग गेन दे दे, लेकिन लंबी अवधि के निवेशक के रूप में ना तो 14.33 आरओई और नेगेटिव ओसीएफ वाली कंपनी थोड़ा सा महंगा है, और थोड़ा जोखिम भरा है। शिफ्ट टू सर्विसेज रेवेन्यू की इनकी कहानी बहुत अच्छी है, लेकिन जब तक ये कैश फ्लो में नहीं बदलती है ये केवल एक कहानी ही रहेगी। आपको क्या करना चाहिए, आप जेएमपी देखें, सब्सक्रिप्शन देखें, उसके बाद ही कोई अपना डिसीजन लीजिए। तो चलिए जेएमपी देखते हैं। तो अगर हम बात करें 19 तारीख की जेएमपी की, तो करंट जेएमपी इसका 20 के अराउंड में चल रहा है, उस हिसाब से ये कहीं पे 155 के अराउंड लिस्टिंग होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें, पूछे जरूर, क्योंकि अर्जुन के पूछने से ही गीता का भी निर्माण हुआ था। थैंक यू।